चलिए आज के क्लास में हम लोग फिर एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर विचार करेंगे। और ये जो प्रश्न आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसका न्यूमेरिकल भी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान दे के देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी उत्तल अपवर्तक सतह के लिए, बी केयरफुल, उत्तल है तो हम लोग उत्तल में ही काम करेंगे। तो किसी उत्तल अपवर्तक सतह के लिए μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r सूत्र सिद्ध करें का ये अपवर्तन का सूत्र है, जो कि इंटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कई बार आप देखेंगे कि बोर्ड में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तल या अवतल दोनों तरह के अपवर्तक सतह में इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उत्तल की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ उत्तल का ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको डायग्राम को काफ़ी बारीकी से समझना होगा। इसमें कुछ भी टफ नहीं है। यदि आप हमारे साथ और डायग्राम के साथ पैरेलल मूव करें और हमारी बातों से हर एक पॉइंट पर आप सहमत रहें, हाँ ऐसा ठीक है, हो सकता है, तो कहीं परेशानी नहीं है। हम लोग आराम से इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो डायग्राम में उत्तल अपवर्तक सतह है, तो आप गौर से देखिए फिगर में एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक सतह बनाए हैं। ये मिरर नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसमें चांदी का कलई की आवाज, पॉलिश की आवाज नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपवर्तक सतह है। तो एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक सतह है, और इसमें हमने क्या एक एक्सिस देखा है, इसलिए यहाँ से वहाँ तक, ओ से लेके आई तक में, और इसके सामने में हम इस पॉइंट पर, ओ बिंदु पर एक ऑब्जेक्ट को रखें जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओ बिंदु पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। कैसे बनेगा उस पर हम विचार करेंगे। तो एक्स वाई उत्तल अपवर्तक सतह जो स्थित है, यह μ1 और μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के बीच में। आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई की साइड में μ2 अपवर्तनांक है और इसके आगे में μ1 अपवर्तनांक है। हम लोग ऐसा माने ये जो μ1 अपवर्तनांक है इसका वैल्यू कम है और μ2 का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कम वाला को कहेंगे विरल माध्यम और ज्यादा वाला को कहेंगे सघन माध्यम। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा कि क्या ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा विरल माध्यम में रहेगा? कोई जरूरी नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को सघन माध्यम में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उस पर हम लोग। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो विरल माध्यम में है। आप चाहें तो यहाँ पे तीर दे करके लिख भी सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो μ1 और μ2 अपवर्तनांक के बीच में एक्स वाई उत्तल अपवर्तक सतह स्थित है। अब हम इसके सामने में इस P बिंदु से U दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, और चुपचाप वॉच करना है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ और कैसे और कैसा बनता है। तो देखिए हम लोग क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला काम कि O बिंदु से एक प्रकाश के किरण को आपतित करवाए हैं, और आपतित इस तरह से किए। आप देख रहे हैं फिगर में ओ ए यहाँ पर आपतित किरण है। अब देखिए जरा सा, यहाँ तक विरल माध्यम है, अब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, और जब विरल से सघन में जाएगी तो फिर अपवर्तन के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो
अपवर्तन का नियम में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपको इस बिंदु पर एक नॉर्मल खींचना होगा। अभिलंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये उत्तल अपवर्तक सतह है, ये किसी गोले का एक भाग होगा, इसका कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा। तो हमने एक अंदाज से मान लिया कि यहाँ पर एक सी पॉइंट है, सी इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सी यहाँ पर है और सेंटर से कर्व सरफेस पर जितना भी लाइन क्रॉस करेंगे सभी परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हमने देखिए डॉटेड करके सी से यहाँ पर एक लाइन मिला दिया, इसका नाम दिया सी डी। अब ये आपतित किरण है और ये सी डी यहाँ पे लंब है, तो लंब देखिए आप ये लंब हो गया, ये आपतित किरण है, इसके बीच का कोण हमको कहेंगे हम लोग आपतन कोण। तो आई से हो गया आपतन कोण। अब देखिए प्रकाश के किरण का तो मूड था कि हमें डॉटेड लाइन के क्रम में आगे जाएंगे जीवन में, लेकिन आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मीडियम चेंज कर गया, कहानी बदल गया। अब जैसे सघन माध्यम में ये प्रवेश करती है तो अपवर्तन के नियम का पालन करने के लिए इसको अभिलंब की ओर मुड़ना होता है, जिसके कारण ये किरण अब इधर नहीं जा करके अभिलंब की ओर मुड़ गई। सपोज अभिलंब की ओर मुड़ी और यहाँ पर हम दिखाए हैं इस पॉइंट पर आके मिल गई। एक प्रकाश का किरण ये है जो इस बिंदु पर यहाँ पर मिली हुई है, और एक हम लोग इस पर परपेंडिकुलर आपतित करा देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सतह पर चाहे मीडियम कुछ भी हो, यदि लंबवत आप आपतित कराएंगे वो सीधे चली जाएगी। इस तरह से एक आपतित किरण ये यहाँ पर पहुंची है, ये आपतित किरण भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से फिगर में हमने दिखाया कि वो बिंदु पर स्थित पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर। चूंकि ये किरण के वास्तविक कटान से बनता है, हम लोग इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, क्या सर कोई जरूरी है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा? कोई जरूरी नहीं है, प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें रियल इमेज बनाए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाए हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का वास्तविक प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है। और ये जो घटना हो रहा है इसको शॉर्टकट में पब्लिक को बताना पड़ेगा। एक अनजान आदमी भी यहाँ पे आ जाए तो वो समझे इस फिगर में क्या क्या हो रहा है। हमने लिखा है कि माना एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक सतह है जो म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के बीच में स्थित है। यह अपने फिगर में भी आप देख रहे हैं और हम उसको लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं। फिर हमने पब्लिक को बताया कि पुनः माना विरल माध्यम में वो बिंदु पर स्थित, वो बिंदु पर वस्तु स्थित है जो आप देख रहे हैं, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब सघन माध्यम में आई बिंदु पर प्राप्त होता है। जो डायग्राम में है उसको दो लाइन लैंग्वेज में भी लिखना होगा। ये आपका हो गया कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो जो मेंबर उसमें है जिसकी आपको जरूरत है तो उसको पब्लिक को परिचय कराना पड़ेगा। इसमें कौन सा पॉइंट, कौन सा डिस्टेंस क्या है और हम उसको क्या कहते हैं। जैसे आप गौर से देखिए यहाँ पर पीओ क्या है, गौर से देखिए यहाँ पर पी और ओ ये ऑब्जेक्ट का दूरी है। हम यहाँ लिखे हैं वस्तु की दूरी, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चिन्ह लगा दिए हैं। सर नेगेटिव आपने क्यों दिया? एक लाइन का जवाब है कि आपतित किरण का दिशा ये है ओ से पी की ओर, और हम मेजरमेंट कर रहे हैं पी से ओ की ओर। तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत में जो भी डिस्टेंस लेंगे उसको नेगेटिव लेना है, और आपतित किरण के दिशा में जो मेजरमेंट करेंगे वह पॉजिटिव होगा। तो
पीओ वस्तु का दूरी है, यू से आपने डिनोट किया। उसी तरह से पी आई, देखिए यहाँ पर पी और आई आपतित किरण के दिशा में जा रहे हैं। पी आई, पी से आई प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस में लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी आपका पॉजिटिव में ये प्लस हो जाएगा। पीसी को गौर से देखिए, ये सेंटर से पी का दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। म्यू1 क्या है, ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ये सब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसका कि आपको आगे में जरूरत पड़ेगा, इसलिए उससे हम परिचय करवा दिए कि परेशानी आगे ना हो कि कहां से आ गया। अब यहाँ पर कुछ कोण है जिसके विषय में थोड़ा सा जानना है हम लोग को। जैसे कोण ओ ए डी, गौर से देखिए कोण ओ ए डी ये आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। कोण ओ ए डी बराबर आपतन कोण आई। उसी स्टाइल में अपवर्तन कोण पर विचार कीजिए। यहाँ से देखें तो आई ए सी, ये अपवर्तन कोण है। आई ए सी बराबर अपवर्तन कोण, और अपने मन से यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा हम लोग माने हुए हैं, तो पब्लिक को अल्फा बीटा गामा के विषय में भी हम लोग बता चुके हैं। ये इतना सारा जो पॉइंट है, सभी पॉइंट का एप्लीकेशन आगे में होगा, इसलिए आपको एनी हाउ बताना होगा। अब इतना फिगर बन गया, फिगर के विषय में पब्लिक से परिचय हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। चूंकि ये घटना अपवर्तन की है, तो यहाँ पर अपवर्तन के नियम से ही आपको आगे बढ़ना है। तो अपवर्तन के नियम में हम लोग क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम यही सूत्र लिखे थे, वहां पर याद कीजिएगा आप कि साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वह उन माध्यमों के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब म्यू1 बटे म्यू2 नहीं, इसका उल्टा म्यू2 बटे म्यू1 के बराबर होता है। और यदि आई और आर का मान बहुत छोटा, छोटा कब होगा, जब आपका मान लीजिए कर्वेचर बहुत, इसका जो एपर्चर है, द्वारक है, वो बहुत छोटा हो जाए, तो आई और आर का मान भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल आई और आर के लिए क्या हो सकता है, साइन आई को हम केवल आई लिख सकते हैं। छोटे कोण को साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है। तो साइन आई के बदले में केवल आई, साइन आर के बदले में केवल आर लिख सकते हैं, ये अधिकार आपको है। तो इस स्टाइल से काम करें तो हम आई बटे आर बराबर म्यू2 बटे म्यू1 लिखने का अधिकार है। कोना कोनी गुना कर दीजिए, आई गुना म्यू1 बराबर आर गुना म्यू2। हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दिया। यहाँ पर स्नेल का नियम का उपयोग करेंगे। स्नेल के नियम से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक समीकरण निकालेंगे स्मॉल आई और आर के लिए, और उसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ चुके हैं। अब जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको कॉल करके बुला लेंगे, भाई आजा तुम्हारी जरूरत है हमको। इसके बाद अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो अगला टारगेट क्या, इस पर विचार करेंगे। हमारा लक्ष्य है आई और आर का मान निकालना। तो आई और आर का मान निकालने के लिए हम लोग एक त्रिभुज की बात करें। यहाँ पर दिगर सा त्रिभुज ओ ए और सी, इस त्रिभुज को गौर से देखिए। त्रिभुज ओ ए सी में, इस त्रिभुज में अल्फा और गामा इस त्रिभुज का अंदर का कोण है, अंतः कोण है, और आई इसका बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तब हमको अधिकार है लिखने का कि त्रिभुज ओ ए सी में आई बराबर अल्फा प्लस गामा हम लिखेंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल मूव करना है। अब स्मॉल अल्फा और गामा के लिए जब आप आई और आर का मान स्मॉल लेंगे
अल्फा बीटा गामा बहुत बड़ा नहीं होगा। और ये कब होगा इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब एपर्चर स्मॉल होगा, जब द्वारक छोटा होता है तो अल्फा बीटा गामा आई आर सभी का वैल्यू बहुत बहुत कम होता है। और यदि अल्फा गामा का मान छोटा है तो एक अधिकार आपको ये भी है, हम अल्फा को 10 अल्फा और गामा को 10 गामा लिख सकते हैं। ये सब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग चल रहे हैं, बट याद रखना छोटा है तभी, बड़ा एंगल में यह नियम लागू नहीं होगा। तो स्मॉल अल्फा और गामा के लिए हम पब्लिक को बता भी रहे हैं कि देखिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा और गामा का मान छोटा है। हम अल्फा को 10 अल्फा और गामा को 10 गामा। अब 10 अल्फा और 10 गामा का मान तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। हम लोग अल्फा के लिए समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला ONA में ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आप 10 अल्फा का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से गामा के लिए त्रिभुज CNA ये भी समकोण त्रिभुज है। 10 अल्फा या 10 गामा का मान इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप अभी सबसे पहले हम लोग देखें भी कि समीकरण फर्स्ट में कौन कौन सा शख्स है, तो उसमें I और R आया हुआ है। हमारा लक्ष्य है I और R का मान निकालना। तो I का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कहें अभी कि त्रिभुज OAC में देखें कि अंतः कोणों का योगफल 22 कोण के बराबर होता है। तो I बराबर अल्फा प्लस गामा लिखें आप, I बराबर अल्फा प्लस गामा। और यदि स्मॉल अल्फा और गामा का मान हो तो हम अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं और गामा को 10 गामा लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह से 10 अल्फा और 10 गामा का मान आपको निकालना है। उसके लिए हम लोग इस फिगर की ओर मूव करें। 10 अल्फा के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज O यानी कि आप त्रिभुज OAN जो आपका है यह एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम 10 अल्फा का मान निकालें तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण होगा। तो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार AN बटे कितना, देखिए वहां पर ON हम लिख सकते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ANO में 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार लिख सकते हैं। उसी तरह से गामा के लिए हम लोग इस त्रिभुज का बात करें, गामा के यहाँ पर है त्रिभुज A, यहाँ देखेंगे हम लोग N और C, ये एक समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में यदि 10 गामा का मान निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, AN बटे NC, AN बटे NC 10 गामा का सूत्र निकल गया। और आपका था I बराबर अल्फा प्लस कितना गामा। हम अल्फा के जगह 10 अल्फा का मान रख सकते हैं, गामा के जगह 10 गामा का मान रखेंगे। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर AN बटे ON प्लस AN बटे NC। इस तरह से I का मान तो निकल गया। सेम स्टाइल में आपको R का भी मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम देखें पहले R है कहाँ। R आपका यहाँ पर इस त्रिभुज में, त्रिभुज AIC, गौर से क्या, त्रिभुज AIC में इसके अंदर में R है। R और बीटा ये भी आपका क्या है, अंतःकोण है। और गामा इसका बहिष्कोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AIC में R प्लस बीटा बराबर कितना, गामा। उसी स्टाइल में हम R बराबर निकालेंगे, बीटा को इस साइड भेजिए तो गामा माइनस बीटा। फिर चूंकि जब I और R गामा अल्फा सभी क्या है, स्मॉल है, तो 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R बराबर 10 गामा माइनस कितना, 10 बीटा। 10 गामा का मान आप निकाल चुके हैं। तो R बराबर AN बटे NC माइनस 10 बीटा के लिए आप यहाँ फिगर देखिए, बीटा आपका यहाँ पर है त्रिभुज ANI, ये बड़ा त्रिभुज है ना, त्रिभुज ANI समकोण त्रिभुज है। 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार,
मतलब एन बटे कितना एन आई, एन बटे एन आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास आई का मान है, हमारे पास आर का मान है। अब आप समीकरण फर्स्ट को कॉल करके बुला लीजिए, अब आपको उसकी जरूरत होगी। तो जैसे आप समीकरण फर्स्ट को कॉल कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट आपके सामने में आ जाएगा, आई म्यू वन बराबर आर म्यू टू। हम लोग अब क्या किया है कि फर्स्ट में आई और आर का मान रखने पर कुछ नहीं करना आपको, आप आई आर का मान निकाल चुके हैं, समीकरण फर्स्ट में इसको चुपचाप पुट कर देना है। जैसे आप इसको रखेंगे, अब गौर से देखिए कि दोनों में ए एन कॉमन है, तो आप ए एन को बाहर कर लें और म्यू वन को अंदर कर दीजिए, तो म्यू वन से दोनों को गुना होगा, तो म्यू वन बटे ओ एन प्लस म्यू वन बटे एन से ब्रैकेट के बाद ए एन बराबर, यहाँ पर भी ए एन है, बाहर निकाल लीजिए, फिर म्यू टू से दोनों को गुना कर देंगे, तो आपका इस तरह का इक्वेशन आएगा। ए एन बराबर के साइड क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू वन बटे ओ एन प्लस म्यू वन बटे एन सी बराबर म्यू टू बटे एन सी माइनस म्यू टू बटे एन आई। अब आप गौर से करें काम के, यहाँ पर एन सी एक जाति का आदमी है, ये दोनों से दोस्ती करा दो। हम लोग क्या किए, म्यू वन बटे ओ एन यहाँ पर है, म्यू वन बटे एन सी है, हम लोग को एन सी को उधर ले जाना है, याद रखना, इस एन सी वाला को उधर ले जाएंगे और इसको हम लोग बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो आपका हो जाएगा म्यू टू बटे एन आई माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू टू बटे एन आई प्लस म्यू वन बटे ओ एन बराबर म्यू टू बटे एन सी, ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस म्यू वन बटे एन सी। ये समीकरण आपका आ गया। स्मॉल एपर्चर के लिए याद रखिएगा, जब द्वारक छोटा के लिए सूत्र सिद्ध होता है, तो स्मॉल एपर्चर के लिए एन बिंदु पी के बहुत क्या होगा, करीब होगा। कैसे होगा, थोड़ा वाच कर रहे हैं हम लोग। यदि एपर्चर मान लो हमारा यहाँ तक ही रहे, ऐसे केस में यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो आप देखिए आपका एन बिंदु यहाँ आ जाएगा। यदि छोटा एपर्चर है, हम इस एन बिंदु को पी के बहुत करीब मान सकते हैं, और जब एन बिंदु पी के बहुत करीब हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि जहाँ पर हम एन सी लिखते थे वहाँ पर पी सी लिख सकते हैं, और पी सी का मान आपको मालूम है। जहाँ पर हम एन ओ लिखते थे हम वहाँ पर पी ओ लिख सकते हैं, जहाँ पर हम एन आई लिखते थे वहाँ पर हम पी आई लिख सकते हैं, और इस सब का वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए हमको कहीं परेशानी आगे में नहीं होगी। जब आपका फिगर में एन बिंदु पी के बहुत करीब है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ओ एन को लगभग बराबर ओ पी लिख सकते हैं, और ओ पी का मान माइनस यू के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से एन सी को लगभग बराबर पी सी लिख सकते हैं, और पी सी का मान कैपिटल आर के क्या है, बराबर है, और एन आई को लगभग बराबर पी आई लिखा जा सकता है, और पी आई को हम लोग भी कहते हैं। तो कुल मिला के अब जो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू टू बटे पी आई प्लस म्यू वन बटे ओ पी बराबर म्यू टू बटे पी सी माइनस म्यू वन बटे पी सी। अब सबका मान आप रख दीजिए, तो म्यू टू बटे बी प्लस म्यू वन बटे माइनस यू बराबर म्यू टू बटे आर माइनस म्यू वन बटे आर। तो कुल मिला क्या हो गया आपका, म्यू टू बटे बी प्लस माइनस माइनस म्यू वन बटे यू बराबर एलसीएम ले लेंगे, आर हो जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू बटे बी माइनस म्यू वन बटे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। यही आपका क्या है, अपवर्तन का सूत्र है, जो हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोग यहाँ तक आएंगे। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें हमको इतना ही